मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? सागरीय महासागरीय लवणता। ठीक है, हमने उसमें इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। इंट्रोडक्शन देख लिया था ना कि कौन कौन से तत्व जो है हमारे ओशन के अंदर यानी समुद्र के अंदर मिलते हैं। ठीक है, कितना कितना उनका परसेंट है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका वो आता है इसी के अंदर कि सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें अगर हम देखें सागरीय लवणता, मान लीजिए ये एक महासागर है। इस महासागर में यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अधिक लवणता, इस क्षेत्र में बहुत कम लवणता, इसमें फिर अधिक लवणता, ऐसे हर क्षेत्र के अंदर जो है लवणता अलग अलग स्थान पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। तो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी सागरीय लवणता का जो है ये जो वितरण है ये अलग अलग मिलता है, इन सब चीज़ों को देखना है। तो यही है कि सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम एक एक कारक को लेके चलेंगे और एक एक कारक के बारे में पढ़ेंगे कि वो कारक कैसे हमारी जो सागरीय लवणता है उसको प्रभावित करता है। सागरीय लवणता होती क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा जो है आपकी क्लासेस रिपीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है ओशनोग्राफी ही सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मैक्स टू मैक्स ये 15-20 दिन का सिलेबस है आपका। 20 दिन लगा लीजिए, 20 दिन का सिलेबस है। तो हम इसको धीरे धीरे करते चलते हैं क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो क्योंकि अभी अभी अब नवंबर तो आपका पूरा जो है इसी में जाने वाला है कि अभी तो कॉलेज नहीं खुलने वाले। अब जब नवंबर के बाद जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब सिर्फ हमारे पास बचे हमारा प्रैक्टिकल। जब तक हम अपना पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी सारा कंप्लीट हो चुका रहे, और जब दिसंबर में जब भी हमारी क्लासेस शुरू हों तो हमारे पास सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, क्योंकि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल भी आपको करना है। फिर प्रैक्टिकल की फ़ाइल और बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो उसमें क्योंकि फिर आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा, उसको रिटर्न भी बनाना है उसका, और प्रैक्टिकल सर्वे भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिर फ़ायदा देंगी अगर अभी आप कंटिन्यू मेरे साथ चलते रहते हैं तो। देखिए, वैसे ही मैं आप लोगों को गैप दे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आज मैंने क्लास ली, कल जो है आपको यही क्लास वापस रिपीट कर देती हूँ, ताकि ग्रुप में या फिर क्लास में उसमें ऐसा ना लगे कि भई आप लोग नहीं क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम बचा है अपना, और जैसे सब्जेक्ट कम है, टॉपिक कम बचे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप पिछले वाला जो हमने पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन करते हुए चलें। ठीक है, तो अब देखिए सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समझेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से। वाष्पीकरण देखिए, ये हमने बात की थी किसकी? ग्लोब की। ये था 0 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। ठीक, यहाँ हमने बात की थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये था हमारा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसको हमने कहा था कौन सी? भूमध्य रेखा, जिसपे 0 डिग्री ये अक्षांश रहता है। ठीक है, देखिए जब आप इस अक्षांश से जो 0 डिग्री है इससे जब आप ऊपर की साइड जाओगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान कम होता है। ये चीज़ हमने देखी थी, बात कर ली हमने कि तापमान जो है जब हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जब जाते हैं 90 डिग्री की तरफ नॉर्थ में, तो ये जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसकी मात्रा इधर कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए जब ये ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तापमान जहाँ वाष्पीकरण कहाँ अधिक होगा? वाष्पीकरण, आपने एक गैस पे एक पतीला रख दिया, ठीक है, जब उसके अंदर आप मंदी जो गैस चला रखी है आपने, बिल्कुल धीरे धीरे गैस चला रखी है, तो वो पानी का जो वाष्पीकरण होगा वो कम होगा। जब आप इस गैस को फुल कर देंगे,
फुल कर दिया और अब ये जो पानी है ये भाप बन के उड़ रहा है, मतलब वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। वाष्पीकरण का अधिक होना कम होना क्यों डिपेंड करता है। यहाँ जब जो टेम्परेचर कम था तो क्या हुआ, वाष्पीकरण कम हो रहा था। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। अब देखिए, आपने ये गैस पे पतीला रख रखा था, वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक रही और एक टाइम बाद इसमें पानी जो है इतना ही बच गया। पूरा पतीला भरा हुआ था और अब उसमें इतना पानी बच गया। ठीक है, आपने इस पूरे पतीले में जब स्टार्ट किया था तो आपने इसमें 1 कटोरी क्या डाल दिया था, नमक डाल दिया था, नमक डाल दिया था। अब क्योंकि जो भाप बन के उड़ा है वो क्या उड़ा है, पानी उड़ा है, जल उड़ा है। नमक तो अभी भी 1 कटोरी ही इस पानी के अंदर रहेगा। समझना चीज़ को, देखिए दोबारा से इसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमने गैस के ऊपर एक पतीला रखा, इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी वाष्पीकरण कैसे सागरीय लवणता को प्रभावित करता है। एक पतीला रखा, उसमें आपने यहाँ तक पानी भर दिया और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, अब 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया। तो अब जो ये इतना ज़्यादा पानी है, इसमें 1 चम्मच नमक डालने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम ही क्या होगा, हमें क्या होगा, खारापन जो है कम लगेगा, कम लगेगा ना। इतने पानी में 1 चम्मच नमक से तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, जब आपने तापमान बढ़ा दिया, मतलब इसके नीचे फ्लेम बढ़ा दिया आपने, इसके नीचे आग जला दी, अब ये पानी कम होता होता आपका बच गया कितना, इतना पानी, वाष्पीकरण हो गया ना, इतना पानी बच गया। अब जो ये इतना पानी बचा है, आप जानते हैं वाष्पीकरण जब होता है तो सिर्फ जल जो है वो भाप बन के उड़ता है नमक भाप बन के नहीं उड़ता है। क्लियर हो रही है ना चीज़, पानी भाप बन के उड़ा तो अब भी जो इतना जल है इसमें नमक तो कितना ही रहेगा, 1 चम्मच ही नमक है। तो अब ये इतने पानी के अंदर 1 चम्मच है तो यहाँ पर खारापन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, ठीक, तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होता है और वाष्पीकरण अधिक होने से यहाँ पर लवणता अधिक मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा जो है इसका एक कंट्रोवर्सी आ जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि वाष्पीकरण होने से लवणता पे इफेक्ट पड़ता है। वाष्पीकरण अधिक होगा लवणता बढ़ेगी, वाष्पीकरण कम होगा लवणता घटेगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। वाष्पीकरण का और लवणता का अगर देखें तो समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। किसके बीच में, वाष्पीकरण और लवणता के बीच में। उस निम्न अक्षांशों पर तो अगर हम देखें तो उच्च वाष्पीकरण होता है और ऊंचे अक्षांशों पर जाओगे तो निम्न वाष्पीकरण होगा। ये देखो इसी की कंडीशन बोलती जा रही हूँ मैं। और तापमान और वाष्पीकरण का भी जो है समानुपाती संबंध होता है। अब आप देखिए, इतनी चीज क्लियर हुई। लवणता का घनत्व के साथ भी समानुपाती होता है संबंध। उच्च वाष्पीकरण क्षेत्र में उच्च लवणता पाई जाएगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये एक फैक्टर था और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब तापमान बढ़ा दिया आपने यहाँ, तो वाष्पीकरण तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है तो हमें स्वच्छ जल की प्राप्ति हो रही है तो लवणता कम हो जाएगी वो। लेकिन जो है आपके एक्सेप्शनल जो है एरियाज होते हैं जिनके अंदर इस तरीके की कंडीशन मिलती है। वाष्पीकरण समझ में आया। देखिए इसके कारण क्या होता है अपने यहाँ पर कि उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में जो जल तल होता है वो नीचा हो जाता है और महासागरीय जल जो है वो संचलित होने लगता है। इतनी चीज क्लियर हो गई वाष्पीकरण कैसे प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे नदियों का प्रभाव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका नदियों का प्रभाव। एक हो गया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मुझे नहीं लगता अब आपको दिक्कत हो रही होगी, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नदियों का प्रभाव। नदियों के द्वारा, सिंपल भाषा में बात करें कि नदियों के द्वारा जिस स्थान पर, नदियों के द्वारा जिस स्थान पर
ताज़ा जल सागर में छोड़ा जाता है। एक नदी है, मान लीजिए ये आपका महासागर है, यहाँ पे एक नदी आ रही है, तो यहाँ जहाँ पर ये पानी इसमें छोड़ेगी, जब ये पानी यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ का जो वो होगा, लवणता होगी, वो कम लवणता होगी, क्योंकि नदियों का पानी एक तरीके से स्वच्छ माना जाता है। वो एक अलग केस है कि आजकल की नदियाँ जो है, जो गंदगी उनमें होने लगी है, वो भी हमारी वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स उसमें जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक नदी है, वो अपना जल जब इसमें लाती है, एक वर्षा का जो बारिश का जो पानी होता है ना, वो आप लोग कहते हैं कि भाई इसको यूज़ मत करो, लेकिन वर्षा का जो पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो सबसे प्योर वाटर होता है। जो आप फिल्टर करके ये पानी पीते हो ना, उससे भी ज़्यादा शुद्ध पानी आपका बारिश के द्वारा आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब नदियाँ अपना जल छोड़ती हैं तो वहाँ पर लवणता कम मिलती है। जैसे एक्सेप्शनल, मतलब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर था, कैस्पियन सागर के अंदर उत्तर की तरफ से एक नदी आती है, वोल्गा नदी, और एक आती है यूराल नदी। इन दोनों के द्वारा इसके अंदर शुद्ध जल लाके मिला दिया जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो ये कैस्पियन सागर है, वो इस तरीके की कंडीशन में बना हुआ है। तो इसका जो उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है, इसमें लवणता सिर्फ 15% है, लेकिन अगर इस पूरे कैस्पियन सागर की औसत लवणता की बात करें तो वो 100% तक हमें दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि इसको हम पीपीटी के अंदर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि कैस्पियन सागर के अंदर जब उत्तर से दो नदियां आकर इसमें स्वच्छ जल डाल रही है, वोल्गा और यूराल नदी, तो इस वाले क्षेत्र की लवणता 15% ही रही है। लेकिन जबकि जब जो दक्षिण का जो भाग है, या फिर टोटल ओवरऑल निकालें, प्रतिशत निकालें इसका, तो 100% इसकी जो लवणता इसमें पाई जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स देखे, एक वाष्पीकरण, एक नदियों का प्रभाव, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी के जो 1-2 पॉइंट और हैं अभी हमारे पास, उन 3 पॉइंट और हैं, 3 पॉइंट को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।